दोस्तों नमस्कार। आपका स्टार इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग दूसरे टॉपिक पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले हमने वर्णमाला पढ़ लिया है। हम दूसरे टॉपिक पढ़े थे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा हिंदी हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसमें हमने पढ़ा था हिंदी शब्द की उत्पत्ति। और यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाषा विकास का क्रम। तो हमने पढ़ा था हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जैसे कि सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा था इस बार कि हिंदी भाषा किस भाषा की देन है, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है। तो हिंदी शब्द से क्वेश्चन पूछे, हिंदी शब्द जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हिंदी शब्द किस भाषा की देन, तो वहां पे मैं क्या टिक करना है, फारसी, ठीक है। ये हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा हिंदी शब्द कहाँ का शब्द है, तो वहां भी क्या बोलेंगे, फारसी। जब वहाँ पे हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा और वहाँ पे हम आपको एक तरह से बताएंगे, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते भाषा का विकास क्रम, ठीक है। भाषा के विकास क्रम में हमने कल पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था कि जो भाषाओं का विकास हुआ है किस किस तरह से हुआ है। तो आपको क्या है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, भ्रंश, अवहट्ट और हिंदी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ चुके थे कि इससे क्या क्वेश्चन बनने वाला, इससे क्या बनने वाला, इससे क्या एक एक करके क्वेश्चन पढ़ा था। यहाँ पे हमने बताया था कि जो हिंदी संस्कृत है, संस्कृत से क्वेश्चन क्या बनेगा, सभी भाषाओं की आदि जिन कौन है, तो संस्कृत है, ठीक है। दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि यहाँ पे जो संस्कृत भाषा से जब बिगड़ा स्वरूप तो क्या बना, पाली। तो क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप क्या है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, पाली, ठीक है। यह क्वेश्चन एक यहाँ मिलता है पाली से भी। यहाँ पे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है पाली से कि यहाँ पे क्या ऐसी कौन सी भाषा है जिसका उद्भव भी भारत में हुआ और सबसे पहले भारत में प्रयोग भी किया गया। वहां से क्वेश्चन क्या बनता है, पाली, ठीक है। यह क्वेश्चन घुमा देगा, पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म की प्रधान भाषा का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, पाली। या बौद्ध धर्म का कोई ग्रंथ उठा लेगा, बोलेगा इस ग्रंथ के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो वहाँ क्या बोलेंगे, तो पाली, ठीक है। आगे आते हैं प्राकृत। तो क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म की प्रधान भाषा का नाम क्या है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, तो प्राकृत, ठीक है। आगे आते हैं अपभ्रंश। तो आपको हमने बताया था, जैसे यहाँ ध्यान रखना, ये इसका उत्तर अवस्था है, ये इसका उत्तर अवस्था, ये इसका उत्तर अवस्था है। तो क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत भाषा का उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो पाली। या पाली भाषा का उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो प्राकृत। या प्राकृत भाषा का उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो अपभ्रंश है। और अपभ्रंश भाषा का उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, अवहट्ट है। हिंदी से क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता कि अवहट्ट का उत्तरकालीन अवस्था, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। सिर्फ यही तो क्वेश्चन बनता है उत्तरकालीन अवस्था से, ठीक है। या उत्तरकालीन अवस्था बोलेगा, या तो आपको एक शब्द जोड़ता है अपभ्रंश। और यहाँ पे आपको अपभ्रंश का मतलब समझ लेना है। यहाँ पे अपभ्रंश का जब शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। तो संस्कृत भाषा से बिगड़ा स्वरूप तो क्या बन गया, पाली। और पाली से बिगड़ा स्वरूप तो क्या बन गया, प्राकृत। और प्राकृत से बिगड़ा स्वरूप तो क्या बन गया, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से बिगड़ा स्वरूप तो क्या बन गया, अवहट्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कल पढ़ रहे थे यहाँ पे अपभ्रंश से। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो चुका। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से, तो क्या बोले यहाँ पे, अपभ्रंश भाषा थे। इसलिए अपभ्रंश भाषा से हमसे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछ जाते हैं। तो इसलिए अपभ्रंश भाषा थोड़ा सा हम लोग ज्यादा करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का जो शुरुआती दौर होता है, यानी जो प्रारंभिक समय होता है, ये प्रारंभिक समय पे क्या होता है, इस भाषा का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है प्राकृत भाषा का अपभ्रंश रूप, सॉरी, हाँ, अपभ्रंश भाषा। क्वेश्चन पूछता है अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा को, अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास। क्वेश्चन हमसे पूछता है अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास किसने कहा है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास किसने कहा है, छोटा सा, अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास किसने कहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे हमें टिक करना क्या, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास किसने कहा, तो क्या बोलेंगे, रामचंद्र शुक्ल। या क्वेश्चन घुमा देगा, तो जो अपभ्रंश भाषा का जो अंतिम पहर रहा, तो हमने बताया कि अपभ्रंश भाषा से क्या हुआ है, हिंदी का उद्भव हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अपभ्रंश भाषा का जो अंतिम पहर था उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका इसी से हिंदी का उद्भव हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते थे, यहाँ ध्यान रखना, इसको नाम देते पुरानी हिंदी। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है पुरानी हिंदी हम किसको कह रहे हैं, तो ध्यान रखना किसको कह रहे हैं, तो अपभ्रंश भाषा कह रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो वहां पे नाम आता है, अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो उनका नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे, उन्होंने क्या किया था,
अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा था, ठीक है। और यहाँ पे अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना, यहाँ पे हमने बोला कि भाई यहाँ पे अपभ्रंश भाषा जब शुरुआत हुआ था इस भाषा का प्रभाव था, उसी तरह से जब इसका समापन हो रहा होगा तो इस भाषा का प्रभाव रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या इसको पुरानी हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्राकृताभास बोलते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा समय रहा होगा जब यहाँ से ये भाषा चली और यहाँ पे ये भाषा मतलब ये भाषा का उद्भव हुआ, इस भाषा का उद्भव हुआ जब ये भाषा यहाँ से यहाँ तक आई होगी, कहीं ना कहीं ऐसा समय रहा होगा जब ये दोनों भाषाएं मिली होंगी, इसका समापन हुआ होगा, इसका समापन की तरफ रहा होगा, इसका उद्भव की तरफ रहा होगा। तो ये जो यहाँ पे जो मिलन होता है इसको हम क्वेश्चन क्या बोलते हैं, या क्वेश्चन हमसे कैसे बनता है? तो इसको हमने क्या बोला? अपभ्रंश बोला, उसको क्या बोला हमने? पुरानी हिंदी बोला है। तो क्वेश्चन बनता है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो समय होता है, जो बीच का काल होता है, उसको हम क्या करते हैं? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के काल को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे? तो क्या बोलता है? संक्रांति काल, संक्रांति काल, ठीक है। अपभ्रंश भाषा को, अपभ्रंश भाषा और पुरानी हिंदी के बीच काल के क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? संक्रांति काल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, और इसमें मैंने पढ़ा था कि अपभ्रंश भाषा के पहले से रचनाकार होते हैं, उस रचनाकार का नाम क्या होता है? स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा के पहले रचनाकार कौन है? स्वयंभू है। और स्वयंभू ने एक रचना लिखी थी, उस रचना का नाम क्या है? तो कह रहे हैं पौमचरी। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि पौमचरी के रचनाकार कौन है? तो क्या बोलेंगे? स्वयंभू। या स्वयंभू की रचना का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? पौमचरी। या स्वयंभू ने पौमचरी किस भाषा में लिखा? तो वहां क्या बोलेंगे? अपभ्रंश में, ठीक है। अगर इसको हमने हिंदी, अगर इसको हिंदी बोला तो क्या बोलते हैं वहां पे? राम काव्य। क्या बोलते हैं? राम काव्य। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जहाँ पे स्वयंभू थे उन्होंने राम काव्य किस भाषा में लिखा था? तो अपभ्रंश भाषा में। इसलिए क्वेश्चन बन जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि, सॉरी यहाँ पे वो लिखेंगे वाल्मीकि। क्वेश्चन पूछता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? वहां पे नाम आएगा किसका? तो कह रहे हैं स्वयंभू का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक क्वेश्चन आपका यही से बन जाता है वाल्मीकि से। कभी कभी आपका वर्तनी वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठाता है वाल्मीकि शब्द कैसे शुद्ध है, या कवयित्री, ऐसे शुद्ध क्वेश्चन पूछता। तो आपको ध्यान रखना है कि वाल्मीकि कैसे लिखा, तो हमारा वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हो चुका था। और यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा था अवहट्ट से, ठीक है। यहाँ पे अवहट्ट भाषा में दो रचना प्रसिद्ध है, उस रचना का नाम क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कीर्तिलता और कीर्ति पताका, दो रचनाएं हैं। एक रचना का नाम है कीर्तिलता, दूसरी रचना का नाम है कीर्ति पताका। तो क्वेश्चन पूछता है कीर्तिलता या कीर्ति पताका, दोनों में से कोई एक पूछेगा। कीर्तिलता या कीर्ति पताका किसकी रचना है? वहां पे हमें नाम क्या बताना है? तो विद्यापति, ठीक है। रचनाकार का नाम क्या है? तो विद्यापति। या विद्यापति ने जो ये कीर्तिलता या कीर्ति पताका है, विद्यापति ने किस भाषा में रचना लिखी है? ये रचना किस भाषा में लिखी? क्या बोला यहाँ पे? अवहट्ट भाषा में, ठीक है। क्या लिखेंगे? तो अवहट्ट भाषा में, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमें ध्यान रखना है, अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना था हिंदी से पढ़ने से पहले ध्यान रखना है, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे क्या है? अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा को पढ़ने से पहले अपभ्रंश भाषा का कुछ स्वरूप है, या कह सकते हैं इसके कुछ भेद हैं, इसको पढ़ लेते ताकि वहाँ पे हमें हिंदी पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे हम कल पढ़ रहे थे कि जो अपभ्रंश भाषा है इसके कुछ हमारे भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा हमारा है मागधी अपभ्रंश। तीसरा हमारा होता है अर्ध मागधी अपभ्रंश। यहाँ पे क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा ध्यान रखना। हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो हिंदी है किससे उद्भव हुआ, हिंदी भाषा का विकास किससे हो रहा है? तो अपभ्रंश भाषा से। तो जो यहाँ पे हिंदी है तो अकेली हिंदी भाषा नहीं थी जो आज वाली हिंदी बोल रहे होते हैं। ये जो हिंदी थी उस टाइम की जो हिंदी थी, यहाँ पे क्या था? हमारी 5 उपभाषाएं थी। इस हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा थी। और क्या थे यहाँ पे? 17, या जगह ध्यान रखना, कहीं कहीं 17 मिलता है, कहीं 18 मिलता है। 17 बोलियां या 18 बोलियां थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो ध्यान रखना है।
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो या तो 17 या तो 18। जब दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा तो टिक करना आसान है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन रहे तो वहाँ पे टिक करना है हमको 18। ठीक है, अगर उपभाषाएं कितनी थी तो क्या बोले वहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हिंदी का उद्भव, जब यहाँ 5 उपभाषा 17 बोलियों की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो कार्यकाल होता है ना, सन 1000 ईस्वी के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी सन 1000 ईस्वी में जब हिंदी का उद्भव हुआ तो उस टाइम उस हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा 17 बोलियां थी। ठीक है, अभी 5 उपभाषा 17 बोलियां ध्यान रखना। हमने बोला कि भाई यहाँ पे जो अपभ्रंश भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से। इसका मतलब ये रहा कि जब ये हिंदी यहाँ से उद्भव हुआ है, इसी के अंतर्गत ये है, और इसका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। यानी कहने का मतलब 5 उपभाषा 17 बोलियां सब किसके अंतर्गत रही होंगी? अपभ्रंश के अंतर्गत। तो अपभ्रंश के भेद हमने क्या पढ़ा है? सौर सेनी, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो समझना है, तो 5 उपभाषा 17 बोलियों को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बोली को समझते हैं, उसके बाद उपभाषा को समझते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे बोली किसे कहते हैं वो समझिएगा। कोई पूछे कि बोली किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बोली का मतलब ये रहा, यहाँ बोली का पहले मतलब समझते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कभी कोई परिभाषा से बोल देता है कि सीमित दायरे में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोली दे देगा, उपभाषा देगा, या भाषा दे देगा, या राजभाषा दे देगा। मतलब 4 ऑप्शन ऐसे कर देता है। तो वहाँ पे आपको समझना है कि सीमित दायरे में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलेंगे? बोली। ठीक है, सीमित दायरे में बोली जाने वाली भाषा क्या बोलेंगे? बोली। यानी कहने का मतलब ये जो 17 या 18 बोली थी उस टाइम सन 1000 के इर्द गिर्द, उस टाइम कुछ ऐसे विशेष क्षेत्रों या कह सीमित क्षेत्रों में ही भाषा बोली जाती थी। लेकिन उपभाषा का मतलब क्या है? जब यही जो बोली थी, यानी जो बोली जिसको हम लोग बोल रहे होते, जब ये बोली का प्रयोग हम थोड़ा सा सीमित दायरा इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जो सीमित दायरा था उसका जैसे दायरा थोड़ा सा बढ़ता है, जब इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ता है तो ध्यान रखना है, इसी जो हम जिसको बोली बोल रहे होते हैं, अब उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या रहा है? उपभाषा बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये रहा कि सीमित दायरे से थोड़े से बड़े हुए क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? उपभाषा। या बोली के दायरे से बड़ी हुई भाषा क्षेत्र को क्या बोलते? तो उपभाषा। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है? उपभाषा और बोली। बोली समझ में आया? बोली का मतलब है कि सीमित दायरे में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या बोलेंगे? बोली। और सीमित दायरे से थोड़ा सा विस्तारित क्षेत्र, जैसे यहाँ पे क्या ऐसा विस्तारित क्षेत्र कैसे होगा? कोई रचनाकार आएगा और इस भाषा में रचना का प्रयोग करता है, और ये रचना थोड़ी क्या होती है? प्रसिद्ध होगी। जैसे थोड़ी बहुत प्रसिद्ध होगी तो इसका दायरा थोड़ा क्या होगा? बढ़ेगा, और इस भाषा का धीरे धीरे क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। जब इसका भाषा का विस्तार होना शुरू हो जाएगा तो इसका दायरा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और दायरा बढ़ेगा तो उसी दायरे में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसको हम नाम क्या देंगे? तो उपभाषा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? हमारी भाषा एक आती है। जब यहाँ पे भाषा का मतलब क्या है? ये पूरे देश में या कह सकते हैं अपने पूरे राष्ट्र में जब इसी भाषा का प्रयोग जन जन तक होने लगता है तब उसी को हम क्या बोलते हैं? राजभाषा। क्या बोलते हैं? तो राजभाषा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा संविधान है उसमें राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा। ठीक है, जिससे हमारा हिंदी है तो हमारा हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। आपको बोली और उपभाषा और भाषा तो समझ में आ गया होगा। इसको राजभाषा बोल सकते हैं या तो कह सकते हैं भाषा बोल सकते हैं, यानी जन जन में प्रयोग की जाने भाषा को हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं, उसी को हम भाषा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। आपको बोली और उपभाषा और भाषा समझ में आ गया तो आगे चलते हैं अपभ्रंश पे। जो हमने यहाँ पढ़ा है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, ये हमारे क्या है? अपभ्रंश के भेद हैं। ये क्या है? अपभ्रंश के भेद हैं। जो अपभ्रंश के भेद हैं सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। इसके बाद भी कुछ आता है, कैसे वहाँ पे कंकड़ आता, कोकड़ आता है, सॉरी ब्रांचड़ आता है, तो इसमें और भी बढ़ जाते हैं, 1-2 बढ़ जाते हैं, पर वहाँ पे हमें उससे थोड़ा क्वेश्चन कम बनता है और इससे हमारे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम तीनों को पकड़े हैं। अब आगे चलते हैं सौरसेनी अपभ्रंश में। ठीक है, अब सौरसेनी अपभ्रंश से क्या क्या क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमने बताया कि वहाँ पे हमारी 5 उपभाषा 17 या 18 बोलियां हैं। तो आपको समझना है सौरसेनी अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश के अंदर कितनी उपभाषाएं होंगी, यानी सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी जितनी हमारी उपभाषाएं, ये अपभ्रंश के भेद हैं, इसमें कितनी उपभाषाएं होती होंगी? तो उपभाषाएं कितनी है? 5। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो 3 हमारे अपभ्रंश के भेद हमने लिखा है इसके अंतर्गत हमारी 5 उपभाषाएं आएंगी, और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां होंगी? 17 या 18। तो आप पहले उपभाषा को समझ लेते हैं, वहां फिर एक एक करके बोली को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इस सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 उपभाषाएं आती हैं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो 3। वो 3 उपभाषाएं कौन कौन सी होती है? जिसमें हमारा पहला होता है उसको हम बोलते हैं राजस्थानी, दूसरा हमारा होता है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, तीसरा हमारा होता है पहाड़ी।
पहाड़ी। ठीक है, ये क्या है, सौर सेनी अपभ्रंश के अंदर तीनों भाषाएं हैं, एक राजस्थानी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा हमारा क्या है, पहाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थानी हमारा उपभाषा है, ध्यान रखना है, हमने आपको पहले बताया कि उपभाषा का जो दायरा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और बोली का दायरा थोड़ा छोटा होता है, यानी कहने का मतलब एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम बोली को भी अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उपभाषा यानी राजस्थानी जो हमारी उपभाषा होगी इसके अंदर कौन कौन सी बोली आएगी उसको पढ़ेंगे, फिर पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी हमारी बोली आएगी उसको पढ़ेंगे, पहाड़ी के अंतर्गत कितनी बोली आएगी उसको पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन हम आप पहले पांच उपभाषा आपको दिखा देना चाहते हैं, उसके बाद एक एक करके पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, इसके हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे सौर सेनी अपभ्रंश के अंदर कितनी उपभाषा है, तो 3 है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मागधी अपभ्रंश होता है, मागधी अपभ्रंश, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो हमारी उपभाषा होती है, ठीक है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो उपभाषा होती है उसमें चौथा हमारा क्या आता है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो बिहारी। ठीक है, क्या है, तो बिहारी। जैसे हमने 5 उपभाषाओं की बात की, तो हमारा पहला उपभाषा क्या होगा, राजस्थानी हो गया, दूसरा क्या है, पश्चिमी हिंदी, तीसरा क्या है, पहाड़ी, चौथा क्या होगा, बिहारी। ठीक है, अब पांचवी जो उपभाषा आती है, ध्यान रखना है, ये जो हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश होता है उसके अंतर्गत आता है, ये हमारा 5वां उपभाषा है, उसका नाम वहां पे है पूर्वी हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे ने पढ़ा क्या उपभाषा है, तो पहले उपभाषा से क्वेश्चन पूछ ले, समझ लेते कैसे पूछेगा। हमसे क्वेश्चन पूछेगा जो राजस्थानी उपभाषा है किस अपभ्रंश के अंतर्गत आएगा, तो वहाँ क्या बोलना है, सौर सेनी अपभ्रंश, क्योंकि सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमने कितनी उपभाषा पढ़ी है, 3, राजस्थानी, पश्चिमी और पहाड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो पश्चिमी हिंदी है, यानी जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत है, वहां भी क्या बोलना है, सौर सेनी अपभ्रंश। या पूछ लेगा जो बिहारी उपभाषा है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आएगा, तो हाँ क्या बोलना है, तो मागधी अपभ्रंश के अंदर, क्योंकि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हम क्या पढ़े, तो बिहारी। ठीक है, या पूछेगा पूर्वी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत है, तो हाँ क्या बोलना है, तो अर्धमागधी। ठीक है, आपको पहले ध्यान रखना है जो सौर सेनी अपभ्रंश पढ़ा हमने उसके अंदर 3 हमारी है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, बिहारी किसके अंतर्गत है, मागधी अपभ्रंश, और यहाँ पूर्वी किस में है, पूर्वी हिंदी किस में आएगा, तो अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे लॉजिकली समझ लेना है कि बार बार जो कंफ्यूजन होता है यहाँ में मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी में होता है, तो आपको आप कंफ्यूजन हम दूर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे हमें संशय ना हो, इसलिए हम कुछ यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लॉजिक है वो समझिएगा। बिहारी में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बी और हा और ये यानी 3 वर्ड यहाँ पे भी है और तीनों की तीनों क्या है, पुड़ है। और यहाँ पे ध्यान देखिएगा यहाँ पे एक मागधी और एक क्या है, अर्धमागधी है, तो मागधी में भी हमारे क्या है, 3 वर्ड है। अगर यहाँ पे लॉजिकली समझा जाए तो बिहारी और मागधी हमारे क्या है, एक होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब मागधी से क्या निकलेगा, बिहारी निकलेगा। तो लॉजिकली समझा तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या अर्धमागधी में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अर्धमागधी में क्या एक अर्धवर्ड है, और यहाँ पे पूर्वी हिंदी में भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे अर्धवर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश किसके अंदर, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर कौन आएगा, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा आएगी, और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आएगा, तो बिहारी उपभाषा आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब 5 उपभाषाएं हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेता है ये जो उपभाषा है, क्वेश्चन ज्यादा करके यहाँ से क्वेश्चन होता है और यहाँ से होता है और यहाँ से होता है। ठीक है, बिहारी उपभाषा किसके अंतर्गत क्या बोलना है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, या पूर्वी हिंदी उपभाषा किसके अंतर्गत आ रही है, या किस अपभ्रंश के अंतर्गत आ रही है, क्या बोलना पे, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर। ठीक है, अब वहां पे चलते हैं, एक एक उपभाषा को उठाएंगे और वहां पे बोली पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी, और यहाँ पे जो राजस्थानी बोली है, राजस्थानी जो है, राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंदर कौन कौन सी बोली आएगी वो समझना है। तो राजस्थानी उपभाषा के अंदर हमारी 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, वो 4 बोलियां कौन कौन सी होती हैं, तो एक करके पढ़ लेते हैं। पहला हमारा होता है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। एक चीज यहाँ पे समझ लेना आपको, पहले तो हम लोग यहाँ पे दिशाओं में बांट के देख लेते हैं। जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र है आप भी जानते हैं, जनरली मान लेते हैं राजस्थान का हमारा सर्कल है, तो राजस्थान का जो सर्कल इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले 2 भागों में किया तो हमारा क्या हो गया, पूर्व होगा पश्चिम। जब यहाँ पे दूसरे भाग में बांटी हमने ऐसे कर दिया तो हमारा क्या होगा, उत्तर, हमारा क्या हो गया दक्षिण, सॉरी ये हमारा क्या दक्षिण हो गया, हमारा क्या हो गया उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिकली समझना है तो इसको क्या कहते हैं, राजस्थान को 4 भागों में बांट देते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। ठीक है, तो इस 4 भागों में बांट रहे होते हैं, तो यहाँ हमारा क्या पूर्वी राजस्थानी, दूसरा हमारा क्या है, थोड़ा छोटा लिख दें ताकि वहां पे हमें लिखने में आसानी होगी, लिख देते हैं पूरा पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, तीसरा हमारा होता है उत्तरी राजस्थानी,
चौथा हमारा है दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, क्या है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और यहाँ पे दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आपको भी पता है कि यहाँ पे दिशा से तो पूछेगा नहीं। हाँ, ये पूछ सकता है कि पूर्वी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, या दक्षिणी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, उत्तरी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, दक्षिणी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है। तो इन दोनों का तो दूसरा नाम नहीं होता है, लेकिन इसके दूसरे नाम होते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सभी के नाम दूसरे दूसरे होते हैं। खैर हम यहाँ बताना ये चाहते हैं कि वहाँ पे राजस्थानी तो पूछेगा नहीं, अगर राजस्थानी पूछेगा कि राजस्थानी बोली कहाँ की है तो आप यहाँ पे लॉजिकली बता देंगे राजस्थान की। इसलिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि पश्चिमी राजस्थानी बोली की उपभाषा कौन सी है, तो यहाँ पे आपको राजस्थानी ऐसे नहीं पूछेगा, बल्कि क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है, तो जो पूर्वी राजस्थान इसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जयपुरिया। जयपुरिया, जयपुरिया का भी एक दूसरा नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ढूढाली। जयपुरिया के दूसरा नाम क्या होता है? ढूढाली। तो ध्यान रखना है, पूछेगा पूर्वी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, तो या तो जयपुरिया या तो क्या बोलेंगे? ढूढाली। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? पश्चिमी राजस्थानी है, तो पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मारवाड़ी। क्या बोलते हैं? मारवाड़ी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है? मारवाड़ी। तीसरा उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, तो मेवाती। और यहाँ पे जो दक्षिणी राजस्थान का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? मालवी। ठीक है, इधर समझना है कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो समझिएगा। यहाँ पे पूछ लेता है जयपुरिया का दूसरा नाम तो ढूढाली, या जयपुरिया का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? पूर्वी राजस्थानी, या पूर्वी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? जयपुरिया। ठीक है, या क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ढूढाली है या जो जयपुरिया बोली है, तो जयपुरिया से तो कम, ढूढाली से क्वेश्चन ज्यादा करता है। ढूढाली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत निकली है, तो क्या बोले यहाँ पे? राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी से ही चारों निकली हैं। चाहे हमसे पूछे मारवाड़ी बोली किस भाषा से निकली तो क्या बोलेंगे? राजस्थानी से, या पूछे मेवाती बोली किस भाषा से निकली क्या बोलेंगे? राजस्थानी से, और मालवी किससे निकली क्या बोलेंगे? राजस्थानी से। ध्यान रखना है, ऐसे जो क्वेश्चन होता है, यानी जो दूसरे नाम से पूछता है, तो इनसे थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। आपसे पूछेगा जयपुरिया का दूसरा नाम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? पूर्वी राजस्थानी। या पूछेगा ढूढाली का दूसरा नाम क्या, तो जयपुरिया, या जयपुरिया का दूसरा नाम क्या, तो ढूढाली। ठीक है, या यहाँ पूछ लेगा जो मारवाड़ी बोली है, उस मारवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? पश्चिमी राजस्थानी। इसको हम लोग न भूल पाए, इसके लिए हम आपको एक लॉजिक बता रहे हैं ताकि हम वहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले सुन लीजिएगा फिर बताते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या? उत्तरी राजस्थान क्या बोलेंगे, तो मेवाती, और दक्षिण क्या बोलेंगे, तो मालवी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझेंगे। राजस्थानी जो उपभाषा है उसके अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 4। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी का दूसरा नाम जयपुरिया या ढूढाली, पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी का नाम मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी का नाम मालवी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इसको समझें कि मतलब लंबे समय तक हमको याद रहे, तो आप यहाँ पे समझाना चाहते हैं। मान लेते ये हमारे ये राजस्थान का सर्कल है। ठीक है, मानते राजस्थान का सर्कल है। पहले यहाँ पे आपको पूर्वी पश्चिमी समझा देते हैं। तो मान लीजिए क्या हम उसको 2 भागों में बांट दिए, तो आप भी जानते हैं मैप में क्या होता है, दाहिनी तरफ हमारे पूर्व होता है और बाईं तरफ हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्व और ये हमारा क्या हो गया? पश्चिम। ठीक है, तो ये पूर्व हो गया, हमारा पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे समझना है जो पूर्वी राजस्थानी है और ये पूर्वी राजस्थानी हो गया, ये पश्चिमी राजस्थानी हो गया। तो ये इसको बोलेंगे पूर्वी राजस्थानी, तो हमने पूर्वी राजस्थानी बोल दिया है, और हमारा क्या हो गया? पश्चिमी, तो पश्चिमी राजस्थानी हो गया। लेकिन आपको समझाना ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे 2 भागों में किए हैं, तो जब हम जिसे आप भी राजस्थान का मैप उठाएंगे, जब उसको 2 पार्ट में करेंगे बराबर बराबर, तो ध्यान रखना जो जयपुर का सर्कल होगा ना, उसी ठीक लाइन से, मतलब इसी लाइन से पहले, यानी ये जो सर्कल हमारा आएगा पश्चिम की दिशा में, तो यानी कह सकते हैं हमारा जयपुर कहाँ हो गया? पूर्व दिशा में। ठीक है, और मारवाड़ा अगर मैप में हम देखने जाएंगे, ध्यान रखना मारवाड़ा हमको कहाँ दिख रहा है? पश्चिम वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व में बोली जाने वाली बोली को हम क्या बोलेंगे? पूर्वी राजस्थानी। और यहाँ पे क्या है? जयपुर कहाँ हमारा आया है? पूर्व में, तो इसको क्या बोल सकते हैं? जयपुरिया हमारा क्या है? पूर्वी राजस्थानी का रूप हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? ये पश्चिम हमारा क्या पड़ रहा है? मारवाड़, तो क्या बोलेंगे? मारवाड़ी बोली। ठीक है, आपसे पूछेगा मारवाड़ी बोली अब कहाँ बोली, क्या बोलेंगे? पश्चिमी राजस्थानी। या मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी जो बोली है वो किस भाषा से निकली, क्या बोलेंगे? राजस्थानी से। ये तो समझ में आया। पूर्वी राजस्थानी ये हमारा क्या है? पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा जयपुर कहाँ पड़ रहा है? पूर्व दिशा में, इसलिए क्या बोलते हैं? इसका नाम पड़ता है जयपुरिया। आपसे पूछेगा जयपुरिया बोली किस भाषा के अंतर्गत आ रही है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है राजस्थानी के अंतर्गत, या इसका दूसरा नाम क्या बोले तो पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी। और यहाँ पे जयपुरिया का भी एक नाम पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ढूढाली। क्या बोलते हैं? तो ढूढाली। ठीक है, जयपुरिया का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? ढूढाली।
आगे आते हैं पश्चिमी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या, तो पश्चिमी कहाँ पड़ रहा है, पश्चिमी क्या पड़ रहा है, मारवाड़, जिसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ी। हमने आपको बताया भी था इससे पहले ही, वहाँ पे क्या, जैसे गुजरात में बोली जाने वाली को गुजराती, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली क्या बोलेंगे, मराठी, गुजरात में बोली जाने को गुजराती। वैसे ही जयपुर में बोली जाने वाली को क्या बोलेंगे, जयपुरिया, और मारवाड़ में बोली जाने वाली बोली को हम क्या बोलेंगे, तो मारवाड़ी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दो को समझ गए, जयपुरिया और मारवाड़ी। आगे चलते हैं, अब वहाँ पे उत्तर और दक्षिण को समझ लेते हैं। उत्तर दक्षिण कैसे समझ पाते, ध्यान रखिएगा, ये हम क्या दो भागों में बांट दिए, यानी आप भी जानते हैं नीचे वाला हिस्सा हमारा दक्षिण है, ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या है, उत्तर है। तो यहाँ ध्यान रखना, उत्तर में हम क्या लिखे हैं, मेवाती लिखे हैं। तो मेवाती कैसे समझेंगे, यहाँ पे दो वर्ड पकड़ते हैं, मेवा, ठीक है, ती को छोड़ देते हैं। यहाँ पे लॉजिक ही लगाना, तो समझना आपको, मान के ध्यान रखना, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यहाँ पे जैसे मेवा है, तो हम यहाँ पे अगर सदरी पकड़ा जाए, तो जैसे मेवा को जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे खीर जब बनाते हैं तो जो सफेद सफेद लावा होता है उसको हम लोग मेवा का नाम दे देते हैं, ताकि आपको उसी से ही समझना है, ताकि हम यहाँ लंबे समय तक इसको याद रख पाएं। जैसे हम वो जो सफेद सफेद लावा है उसको हम लोग खीर में डाले तो भी, दूध में डाले तो भी, पानी में डाले तो भी, ध्यान रखना वो हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ, और मैप में हमारा दिशा ऊपर क्या होता है, तो वो उत्तरी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉजिकली आपको समझना है कि जो मेवाती हमारा होगा वो क्या होगा, वो उत्तरी राजस्थानी का रूप होगा, उत्तरी राजस्थानी का रूप होगा। ठीक है, यानी उत्तरी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या, तो वहाँ क्या बोलेंगे, तो हम मेवाती बोलेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, तो बचेगा जो लास्ट हमारा क्या बनेगा, तो मालवी बचेगा। ठीक है, तो मालवी हमारा कहाँ जाएगा, दक्षिण में। रखना है, पूर्व में हमारा जयपुर मिल गया तो जयपुरिया हो गया, पश्चिम में मारवाड़ मिल गया तो मारवाड़ी हो गया, और ऊपर क्या है, मेवा हमने दो वर्ड पकड़ा है। तो मेवा मतलब वो कह रहा है जो अगर खीर दूध पानी में भी डाल रहे हैं तो कहाँ दिख रहा है हमको, ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ऊपर हमारा क्या उत्तर दिशा है, तो क्या बोलेंगे आप, उत्तरी राजस्थानी में क्या बनेगा, उत्तरी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, तो मेवाती, और जो लास्ट बच्चे का हमारा कहाँ चला जाएगा, तो दक्षिण में। ठीक है, इस तरह से हमारे जो यहाँ पे राजस्थानी उपभाषा के अंदर जो बोली आने वाली थी वो पूरी तरह से क्या होती है, पूर्ण होती है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझना है। या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो धुडाली बोली है वो किस उपभाषा से क्या बोलना है, राजस्थानी, या पूछेगा जो मेवाती बोली है क्या, मेवाती, तो आपसे पूछेगा जो मेवाती बोली है वो किस अपभ्रंश के भेद से निकला है। वहां पे अगर अपभ्रंश का भेद पूछेगा तो इन्हीं में से बताना है। ठीक है, अपभ्रंश का भेद पूछेगा तो हमको इन्हीं में से बताना है। तो आपको समझना है कि सौरसेनी अपभ्रंश है या मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी है। तो आपको पता है कि भाई ये मेवाती किसके अंतर्गत है, किस उपभाषा के अंदर आता है, राजस्थानी, और राजस्थानी जो उपभाषा है वो किसके अंतर्गत आई, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी है और राजस्थानी से क्या, मेवाती। अगर यहाँ पूछे मेवाती किस अपभ्रंश के अंतर्गत है, बोलेंगे सौरसेनी अपभ्रंश। या पूछ ले जयपुरिया या ढूंढाली जो बोली है वो किस अपभ्रंश से निकला, तो क्या बोले यहाँ पे, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये रहा कि राजस्थानी और पश्चिमी और पहाड़ी इन तीनों से जो भी निकलेगा वो सब किस अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगे, सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे पूछे, आपको पूछे उपभाषा पूछे, या तो पूछे क्या, अपभ्रंश के भेद। ठीक है, अगर अपभ्रंश के भेद पूछेगा इससे तो क्या बोलेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश, या पूछेगा उपभाषा तो क्या बोले यहाँ पे, राजस्थानी। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये जो राजस्थानी उपभाषा है हम इसको पार्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं। राजस्थानी उपभाषा है, पश्चिमी है, पहाड़ी है, बिहारी है और पूर्वी है। ठीक है, यहाँ पे सभी को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, ताकि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे तो हम कम समय में थोड़ा सा अच्छी चीज़ें समझते जाएंगे, और समझ समझ के पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ताकि बाकी जो पार्ट रहेगा पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।